स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? तो बच्चे, हम ऑलरेडी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ा दिए हैं, उसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करा दिया है, सब कुछ पढ़ा दिया है। अभी आगे बढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर पे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, फुल ऑफ एनर्जी के साथ आई हूँ। तो आई होप कि भाई आप लोग भी ना फुल ऑफ एनर्जी के साथ क्लास लेंगे एंड कंप्लीट लेक्चर देखेंगे। ये लेक्चर हेल्प करेगा जेईई प्लस योर नीट एंड डेफिनेटली 11th क्लास का है, तो 11th क्लास तो आपकी बढ़िया कर ही देगा। ठीक है, तो चलो मेरे साथ आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला जो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगी, आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या होता है मैम डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? बच्चे देखो, अगर ये ना आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हो, नहीं भी आता होगा कोई दिक्कत नहीं, नाम तो सुना है ना, बस इतना बता दो कि हाँ मैम नाम तो सुना है ना, है ना, हाँ, नाम तो सुना है। तो दिस इज योर डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या होता है, नाउ आई विल टेल यू अबाउट इट। तो भाई सबसे पहले तो देखो, ये जो थ्योरी दी थी ना स्टूडेंट्स, ये दी थी जॉन डाल्टन ने। उसी के बेसिस पे, उसी के नाम पे हमने इसको नाम दिया क्या, डाल्टन, है ना। अब ध्यान से सुनना भाई, इस जॉन डाल्टन ने सबसे पहली चीज का क्या कही थी कि कोई भी मैटर या कोई भी सब्सटेंस जो है वो एटम से मिलके बना है, कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। किससे मिलके बना है, एटम से। और ये जो एटम है ना बच्चे, ये एक ग्रीक वर्ड है और ये आया है किससे, एटोमॉस से। एटोमॉस का मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल। एटोमॉस, सॉरी मैंने एटम ही लिख दिया, तो ये होता है एटोमॉस। इसका मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल। क्या होता है, इनडिविजिबल। समझ में आई आपको? इसने बोला कि आप एटम्स के बाद सब्सटेंस को डिवाइड नहीं कर सकते। यानी सपोज मैंने आपको ना बोला, मैंने कहा ये है ब्रिक, ईंट, मैंने कहा इसे ना पीसो पीसो पीसो, आपने इसका ना चूरा बना दिया, पाउडर बना दिया। मैंने कहा और पीस दो, आपने ना अब बड़ा स्लिपरी पाउडर बना। तो भाई आप कहोगे ना मेरे को अब नहीं पीस रहा, अब मैं तो थक गया या थक गई हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम रुक जाओ। तो भाई एटम ने, उसने एटम कह रही है, डाल्टन ने बोल दिया यही एटम है, वो जो बारीक सा सब्सटेंस निकल के आया वही एटम है। भाई ये टोटली गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। एटम के अंदर तीन चीजें और पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, जो कि डाल्टन ने इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं आपको। तो भाई ये कहाँ से आया, कैसे आया, आज की क्लास उसी पे बेस्ड है। मैं आपको सारी बात बताऊंगी कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने इनको डिस्कवर किया, कैसी कौन सी चीज निकल के आई। पहले फटाफट से ना 2 मिनट के अंदर डेल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ लेते हैं। अभी तो खैर ये मैंने आपको ना पहला पॉइंट समझाया, बस आप पहला पॉइंट समझ लो, आपका ये चैप्टर फाइनल है। बट मैं सोच रही हूँ एक बार ना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिवाइज करा दूं। तो भाई दूसरा पॉइंट भी वही है जो हमने पहले में पढ़ा, कि एटम्स इंडिविजिबल है, इनको ना आप बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो केमिकल रिएक्शन के अंदर। स्टूडेंट्स ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के दौरान। अब आपको एक बात बताती हूँ भाई, थर्ड देख लो कि एटम्स जो है गिवन एलिमेंट के आइडेंटिकल मास होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज की। भाई ऐसे थोड़ी होता है, सपोज एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसके भाई 3 एटम होते हैं, एक तो होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। नाम डिफरेंस क्या है भाई, प्रोटियम का मास होता है 1, ड्यूटेरियम का होता है 2, ट्राइटियम का होता है 3। तो ये बात तो आपकी गलत हो गई ना, थर्ड वाला पॉइंट। अब देखो फोर्थ क्या कहता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, कि अलग अलग एलिमेंट के एटम के अलग मास होंगे। ये भी गलत होगी, कैसे भाई एक बात बताओ, कार्बन का एक तो 12 आइसोटोप होता है और एक 14 होता है। तो भाई एक बात बताओ, कार्बन का एक तो 14 है और नाइट्रोजन का मास भी तो 14 है। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग तो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, तो इनके मास भी अलग अलग होने चाहिए थे। लेकिन स्टूडेंट्स इसका भी 14 और इसका भी 14, लेकिन डाल्टन को इतना कुछ नहीं पता था, उसने तो बस जो दिमाग में छाप दिया। ठीक है, तो भाई ये भी बात गलत है। फिफ्थ क्या कहता है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। भाई इसी लॉ को, ये जो पांचवा लॉ है ना, इसी का नाम हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था। क्या नाम था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। याद आया कि नहीं? तो ये फिफ्थ वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। भाई नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या कहता है, सिक्स पॉइंट क्या कहता है ये, कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यस बिल्कुल सही बात है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम का रीअरेंजमेंट होता है। एटम देमसेल्फ ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। भाई कैसे मैम, भाई एक बार बताओ, मिथेल का कंबशन कर दो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलेगा। जितने कार्बन के एटम इधर होंगे ना रिएक्टेंट साइड पे, उतने ही प्रोडक्ट साइड पे होते हैं। तो सिर्फ उनका रीअरेंजमेंट होता है, पहले कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा था, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, ना कि कोई किसी एटम का डिस्ट्रॉय या क्रिएटेड, मतलब ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? चलो ये हो गई डाल्टन
न्यूटन्स एटॉमिक थ्योरी। अब स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हाँ बच्चे, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई ध्यान रखना कि सबसे पहले तो आपको जो चीज दिमाग में याद रखना है दैट इज कि स्टूडेंट्स ये जो है ना ये देखो ये वाला बच्चे, इसको बोलते हैं क्या, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। क्या नाम है इसका, CRDT। व्हाट इज CRDT बच्चे, CRDT इज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ये इसका नाम है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, इसके अंदर ना मैं एक गैस रखती हूँ, सपोज ये रेड कलर की मैंने गैस रख दी। भाई इस गैस को मैं रखती हूँ वेरी लो प्रेशर पे। तो वेरी लो प्रेशर का कैसे जनरेट करेंगे मैम, वेरी लो प्रेशर, भाई गैस जितना कम रखोगे उतना ही कम प्रेशर जनरेट होगा गैस का। ठीक है, और भाई मैंने यहाँ पे वेरी हाई वोल्टेज भी रखी है। भाई वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी, देखो यहाँ से वोल्टेज होने के कारण भाई जैसे ही करंट यहाँ पे आया, ये जो है ये देखो, अब इसके अंदर स्टूडेंट्स मैंने क्या रखा है, ये ब्लैक वाला तो है मेरा कैथोड जो कि नेगेटिव चार्ज है, और ये रेड वाला क्या है मेरा एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो भाई जैसे ही ये हाई वोल्टेज आई 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 तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ कैथोड से, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया ये इन गैस के पार्टिकल से टकराया, बहुत हार्ड कोलिजन हुआ, बहुत हार्ड बम्बार्टमेंट हुआ, और इस हार्ड बम्बार्टमेंट, हार्ड कोलिजन होने के कारण इन गैस के पार्टिकल से भाई इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। और स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन रिलीज तो रिलीज हुए, इन्होंने अपने आप को एक सीधी लाइन में भी अरेंज कर लिया। और अरेंज तो अरेंज भाई, हमने देखा कि इनकी डायरेक्शन जो थी ना, जो ट्रेवल कर रहे थे भाई, ये एनोड की तरफ इन्होंने जाना शुरू कर दिया। ये कैथोड से कि ऐसा नजर आया कि ये कैथोड से निकले और एनोड की तरफ चले गए। तो मैंने बोला कि यहाँ से ना ये जो एक रे आई है, इस ये जो एक रे जनरेट हुई है, इसको मैंने नाम क्या दिया स्टूडेंट्स, मैंने इसको नाम दिया कैथोड रे। और भाई मेरे को एक पता है एक बात कि जो लाइक चार्जेस हैं वो तो रिपेल करते हैं, और जो स्टूडेंट्स अनलाइक चार्जेस होते हैं वो आपके अट्रैक्ट करते हैं। तो भाई जैसे प्लस और माइनस एक दूसरे में अट्रैक्ट होगा, लेकिन प्लस प्लस आ गया ना कहीं पे तो भाई वो एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। बताओ क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो भाई एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अभी मुझे सपोज मास नहीं पता, सॉरी चार्ज नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन की क्या चार्ज क्या होता है, बल्कि अभी तो इलेक्ट्रॉन बोलो भी मत, अभी हमने इसको पहली बार क्या नाम दिया, कैथोड रे। तो भाई ये कैथोड रे आ रही है किधर से, कैथोड से आती हुई नजर आ रही है और एनोड पे जाके जा रही है, और एनोड खुद कैसा है, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव पे कौन अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव। तो यहाँ से पता चला कि जो ये कैथोड रे है ये नेगेटिव नेचर की शायद है। तो भाई इस फिर मैंने इसको बाद में इसी को नाम दे दिया था इलेक्ट्रॉन, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई पे माइनस लगा दो, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बताओ इतनी बात क्लियर है, क्लियर। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अब एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या था, देखो आप ना इधर आओ, ये देखो भाई एक चीज का ध्यान रखो कि मैंने क्या लिया कि ये मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है, और स्टूडेंट्स ये है मेरा नेगेटिव, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझाने का ट्राई कर रही हूँ आपको। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा रहे हैं, कैसे कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होती है और नेगेटिव पे एंड कर रही होती है। देखो डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने ना देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट कराई, ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाई। और मैम ये क्या है भाई, ये वाला जो है ना ये है आपकी मैग्नेट, और ये पुराना सेटअप है जो मैं अभी आपको समझाती हुई आ रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये आपकी कैथोड रे आई, कैथोड रे आई, सपोज अभी ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ना मैग्नेटिक फील्ड, ये सब भूल जाओ, ये वाला पोर्शन जो बीच में लगा है ना, इतना पोर्शन आप भूल जाओ कि अभी कुछ नहीं लगा। तो मैंने देखा ये रे आई 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 और बी पे आके टकराई, तो भाई मैंने इसको बोल दिया क्या, बी पॉइंट। लेकिन स्टूडेंट जब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कराई तो मैंने देखा कि ये रे ना, अभी शक है कि नेगेटिव चार्ज है, लेकिन देखा कि भाई ये ना इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, और इधर कौन था, पॉजिटिव। तो भाई अब तो कंफर्म हो गया कि ये जो रे है ये नेगेटिव चार्ज ही है। तो यहाँ से मैंने कंफर्म भी कर लिया, समझ में आई। चलो अब आपको एक बात और बताती हूँ। अब देखना क्या होता है, जैसे ही ये देखो मैं ना ये वाली जो मैंने एनोड बनाई थी ना, मैं इसको यहाँ बना रही हूँ इस एनोड को। तो स्टूडेंट्स ये है क्या, मेरी एनोड। अब मैंने इस एनोड पे क्या किया है, एक ना होल कर दिया, ये देखो एक
होल कर दिया यहाँ पे। और स्टूडेंट्स यहाँ से एक कौन सी रे आ रही है, कैथोड रे। तो स्टूडेंट देखो ये वाला जो पोर्शन है ना इतना, इसको ना मैं यहाँ बना रही हूँ, ये रहा। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ना एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल चिपका दिया, ये देखो ये है कि आपका फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, ये रहा आपका फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। जैसे ही ये रे इस पे आके पड़ेगी, जैसे ही स्टूडेंट्स ये रे इसके ऊपर आके गिरेगी, तो मैं देखूंगी ये ना यहाँ पे ना कुछ चमकेगा, एकदम से कुछ ब्राइट स्पॉट नजर आएगा। और मैम ये फॉस्फोरेसेंट मटेरियल का क्या यूज किया है, तो स्टूडेंट्स ये मैंने यूज किया है जिंक सल्फाइड। स्टूडेंट्स फॉस्फोरेसेंट मटेरियल वो होता है जिसपे आप कोई रे भेजो या कोई पार्टिकल जाके गिरे टकराए तो वो शाइन करे, वहां पे एक ब्राइटनेस जनरेट हो। तो भाई यहाँ पे ब्राइटनेस देखो जनरेट हुई कैसी, ये देखो ये येलो कलर ब्राइटनेस को दिखा रहा है। तो इससे इससे कंफर्म हुआ कि जो वो रे आ रही है उसकी डायरेक्शन कैसी है स्टूडेंट्स, उसकी डायरेक्शन कैथोड से वो आ रहा है और एनोड पे आकर वो रुक रही है, या वहां उस डायरेक्शन टुवर्ड्स एनोड आ रही है, रुक नहीं रही एनोड, एनोड के टुवर्ड्स आ रही है। समझ में आई एक पॉइंट। चलिए आपको ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको ना फटाफट एक बातें कुछ बता देती हूँ, फटाफट एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो देख लो कि द रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर समराइज्ड बिलो। पहला क्या है, द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, ये क्लियर हो गई बात। दूसरी भी क्लियर हो जाएगी, देखो यहाँ पे फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरोसेंट मटेरियल की बात की है वो भी क्लियर हो जाएगी। अब देखो थर्ड वाला देखो कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सही बात। फोर्थ क्या कहता है कि in the presence of electrical or magnetic field, the behavior of cathode rays are similar to that expected from negatively charged particles, suggesting that the cathode ray consists of negative charged particle called electrons। है ना भाई, ध्यान तो सुनो, अगर ये इलेक्ट्रॉन ना होता ना तो इधर जाता नहीं, है ना, अगर ये पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करते ही, फिर ये दूर भागता दूर डायरेक्शन में। क्लियर हुई बात। चलो इसको हटा देते हैं जो ओवर राइटिंग की है हमने, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से एक बात और आपको मैं समझा देती हूँ, फिफ्थ पॉइंट और देखो। ये कहता है कि ये जो यहाँ पे कैथोड रे जनरेट हुई है ना, ये डिपेंड ही नहीं कर रही कि आपने कौन सा कैथोड, किस मटेरियल का कैथोड लिया है या इलेक्ट्रोड लिया है और कौन सी टाइप की गैस ली है। तो ये इन सब बातों पर डिपेंड नहीं करती कि आपने जी मतलब आप जो आपकी कैथोड रे है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैथोड रे डू नॉट डिपेंड, डू नॉट डिपेंड upon type of electrodes, type of electrodes and बचे type of gas। तो इसी से फिर पता है मैंने क्या कंक्लूड कर दिया, मैंने कहा अगर ना तो टाइप ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है कि कल को आप हाइड्रोजन गैस डाल दो, हीलियम गैस डाल दो, किसी भी गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन बेसिक यूनिट है हर एटम की, कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक मेरी बेसिक यूनिट है, क्या, हर एटम की, ईच एटम की, बच्चे ईच एटम की बेसिक यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई बात, हो गई। चलो भाई, तो ये देखो लास्ट में क्या कहता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, thus we can conclude that electrons are basic constituent of all the atoms। I hope understand, है ना, you understand, it's very simple, very easy also। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको चार्ज टू मास रेशियो। अच्छा, एक बात और कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे जे थॉमसन ने। अब बात आती है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भाई ये इनकी भी डिस्कवरी किसने की थी, जे जे थॉमसन ने। ठीक है, किसने की थी, जे जे थॉमसन ने। भाई जे जे थॉमसन ने एक एक चीज का नाम, एक मतलब एक सब्जेक्ट निकाला, एक नई चीज उन्होंने बोली, क्या बोली कि देखो यहाँ से आपकी बीम आई, कैथोड रे आई, जिसको आपने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, ये देखो ये देखो ये आया ये आया आया। तो और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पुट की तो ये इधर शिफ्ट हो गया। तो भाई ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है, ये किस एंगल पे, मतलब ये डिफ्लेक्शन हुआ होगा सपोज थीटा एंगल पे, तो ये डिफ्लेक्शन कब ज्यादा होगा, कम कब कम होगा, इस पे भी उन्होंने कमेंट किया। इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्ट कि जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, भाई अभी आपने अभी आपको सिर्फ मैंने इलेक्ट्रॉन पढ़ा है, तो अभी आपको बस इलेक्ट्रॉन पता है कि एक ही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन चार्जेस बहुत सारे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन काफी सारे चार्जेस होते हैं। अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉन दिमाग में रखो कि
जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट्स, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी उतना ही ज़्यादा होता है। पहला पॉइंट जे थॉमसन ने कहा था। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि जितना ज़्यादा जो पार्टिकल है, आप ना चार्ज मत लिखो, एक काम करो, मैं चार्ज हटा दे रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पार्टिकल, ठीक है? और पार्टिकल से आप समझ जाना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ठीक है? अब क्या होता है नेक्स्ट है मेरा, भाई जितना ही पार्टिकल का मास कम होगा उतना ही ज़्यादा आपका डिफ्लेक्शन भी हो जाएगा। सही बात। तो ये उन्होंने एक बात कही थी। फिर इस डिफ्लेक्शन के एक्सपेरिमेंटल डेटा पे उन्होंने चार्ज बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकाला, और वो रेशियो कितना आया बच्चा, वो रेशियो आया इतना आया। समझ में आ गई? तो ये रेशियो उन्होंने निकाला 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। भाई ये भी जे थॉमसन ने दिया था। नो 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 भाई, ये गलत लिखा है यहाँ पे, जे थॉमसन ने नहीं दिया था ये। स्टूडेंट्स इसे काट दो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है? कि भाई ये जे थॉमसन ने नहीं दिया था। ये जो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आया था स्टूडेंट्स, ये किसने दिया था, मिलीकन ने। किसने दिया था, मिलीकन ने। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपका दिया था मिलीकन सर ने। इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट किया था, देखो बड़ा, कौन से एक्सपेरिमेंट, यस ये पूछता है कि कौन से एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कैसे, कोई मतलब नहीं, क्या है हमें नहीं मतलब, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कभी नहीं पूछेगा आपसे, बस कौन सा एक्सपेरिमेंट ये कभी आ जाता है रीजनिंग में कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। और चार्ज कितना निकाला, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ये हम पता कर चुके पहले अभी कैसे, लेकिन चार्ज इन्होंने कितना निकाला, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ये चार्ज आपको ध्यान में रखना है। अब आपको पता है चार्ज अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो कितना आया था, 1.75 इंटू 10 की पावर 11। आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता चल गया कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर 19। तो भाई क्या मास नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। तो भाई इलेक्ट्रॉन का मास आएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। सब याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास, सब, ठीक है? अभी लास्ट में टेबल दिखाऊंगी वहां से, और वो फाइनल टेबल है जो आपको ध्यान में रखनी है, उसमें सबके चार्ज, मास है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबके। चलो अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। भाई ये दिया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने दिया था, अभी ध्यान से सुन लो। जैसे सपोज मैंने ना CRDT, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब निकाली। यहाँ पे है स्टूडेंट्स आपकी क्या, क्या है आपका, कैथोड है, और ये रेड कलर वाला क्या है आपका, एनोड है। तो भाई जैसे कैथोड जो आ रहा था, वो कैथोड रेज जो आ रही थी वो इस डायरेक्शन में थी। भाई जो आपकी एनोड रेज है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, क्योंकि यहाँ से पता चला, क्योंकि कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव है, तो क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आ रही है, तो नेगेटिव के पास कौन सा चार्ज आ रहा होगा, भाई पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने इन रेज को क्या नाम दिया, पॉजिटिव रेज। मैंने इनको पॉजिटिव रेज बोला। और ये पॉजिटिव रेज कौन सी है स्टूडेंट्स, इनको अपन क्या बोलते हैं, कैनाल रेज। क्या बोलते हैं अपन इनको, कैनाल रेज। सही बात, क्लियर है, क्लियर है, कैनाल रेज। अब ध्यान से सुनो, जैसे सपोज इसके अंदर ना मैंने हाइड्रोजन गैस ली, तो जैसे ही आपने हाई वोल्टेज दी होगी ना, हाई वोल्टेज अपन देते हैं आपको पता ही है। तो जब हाई हाई वोल्टेज दी, तो भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इसके साथ कोलाइड किया, तो हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया। तो अभी इलेक्ट्रॉन भी है सिस्टम में, और ये H+ भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो भाई एक डायरेक्शन में सीधा एनोड की तरफ चलता है, लेकिन इस प्लस चार्ज का क्या, ये कहाँ जा रहा है, तो इसको हम एनसीईआरटी बोलती है पॉजिटिव पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स ये जो आपकी इस लाइन में ये जो ट्रेवल कर रहा है ना, इलेक्ट्रोड कैथोड के पास इस डायरेक्शन में, ये आपके पॉजिटिव पार्टिकल्स ही ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है? अब इसने बोल दिया कि देखो अब इसके अंदर गैस तो हाइड्रोजन, हीलियम और आर्गन कुछ भी हो सकती है, लेकिन बच्चे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल और लाइटेस्ट पार्टिकल का जो आप लेते हो, इलेक्ट्रॉन रिमूव करके जो बचता है, तो हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो बचेगा H+। तो बच्चे इसने इसी को क्या बोला, प्रोटॉन। की ये H+ ही क्या है, मेरा प्रोटॉन। अभी डिटेल में, अभी मुझे पता है आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, जब मैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कराऊंगी तब आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी आएगी कि प्रोटॉन होता क्या है वास्तव में और कहाँ प्रेजेंट है। समझ में आई? देखो अब जैसे कैथोड रे डिपेंड नहीं करती थी कि कौन सी गैस लो या कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल लो इलेक्ट्रोड का, लेकिन जो ये एनोड रेज है ना, एनोड रेज या कैनाल रेज, भाई इनको एनोड रेज भी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि एनोड से आ रही होती है, देखो प्लस चार्ज से आ रही होती है, तो इनको एनोड रेज भी कहते हैं। तो ये जो एनोड रेज है ना भाई, इनका जो मास है, इनका मास है, वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी गैस ली है। क्योंकि गैस, भाई अगर कल को आपने सपोज हाइड्रोजन अभी ली, कल को आपने हीलियम ले ली, तो हाइड्रोजन का मास तो 1 यूनिट है, हीलियम का मास तो 4 यूनिट है। समझ में आई?
तो डिपेंड करेगा कौन सी गैस ली आपने, हाइड्रोजन की हीलियम। इसी तरीके से स्टूडेंट चार्ज, जो आपका चार्ज है, चार्ज बाई मास रेशियो भी आपका डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें मास प्रेजेंट है और मास हर गैस का अलग होता है। क्लियर है? चलिए, तो भाई ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रॉन। भाई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। इन्होंने बोला था, अच्छा प्रोटॉन कैसा है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, भाई उस पर कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻31। प्रोटॉन पे होता है +1.6 इंटू 10⁻31। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, बताया अभी। प्रोटॉन का कितना होता है, 1.672 इंटू 10⁻27 kg। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, अभी टेबल आएगी आगे, वहां पे सारे मास और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबका सब कुछ लिखा है, वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी ये देखो भाई, ये जो न्यूट्रॉन होता है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका कैसा, न्यूट्रल। न्यूट्रल ये कैसा होता है स्टूडेंट्स, न्यूट्रल। इस पे ना तो कोई चार्ज होता है, ना तो प्लस चार्ज होता है, ना माइनस चार्ज होता है, बस इसका वेट होता है। क्लियर है? ये न्यूट्रल है, जीरो इस पे चार्ज होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इस पे बस इतना। अच्छा एक बात और बता देती हूँ कि बेरिलियम की शीट पे जब मैंने अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट, यानी बॉम्बार्डमेंट क्या होता है, कोलिजन कराया, तो स्टूडेंट्स वहां से मेरे को न्यूट्रॉन मतलब प्रोड्यूस हुए। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इस तरीके से हुई थी। क्लियर है? चलो, अब ये जो मैं बार बार टेबल बोलती हूँ ना भाई, ये टेबल देख लो क्या है, कि इलेक्ट्रॉन का सिंबल है ई, प्रोटॉन का पी, न्यूट्रॉन का एन। अब इनका चार्ज देखो, -1.6 इंटू 10⁻19, प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻19 और न्यूट्रॉन पे होता है जीरो। इसी तरीके से स्टूडेंट मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 और प्रोटॉन पे होता है 1.672। पूरा याद नहीं रखना, बस 672 इंटू 10⁻27 और न्यूट्रॉन का होता है 1.674। बस 4 तक ध्यान रखो। देखो स्लाइटली ज्यादा है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, इंटू 10⁻31। क्लियर हो गई बात? चलो इतना ध्यान रखना भाई। रिलेटिव चार्ज देख लो, एब्सोल्यूट तो एग्जैक्ट चार्ज है, रिलेटिव मतलब कई बार हम इतना बड़ा चार्ज ना बोल के और हमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी, हमें रिलेटिवली किसी एक दूसरे के रिलेटिव बात करनी है, तो मैं बोल दूंगी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -1, प्रोटॉन पे है +1, न्यूट्रॉन पे है जीरो। ऐसे भी ध्यान रख लो। चलो अब मैं आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाती हूँ भाई, एक्सरेज, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। क्या होती हैं स्टूडेंट्स एक्सरेज? तो बच्चे एक्सरेज ये होती है हाई एनर्जी की रेडिएशन। क्या होती है ये? हाई एनर्जी की रेडिएशन होती है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है वो देखो, मैंने आपको याद है एक हमने फ्लोरोसेंट मटेरियल लिया था, है ना? हाँ, तो जब इस पे मेरी कैथोड रे आके पड़ रही थी, तो यहाँ पे एक आपका ये स्पॉट, ब्राइट स्पॉट जनरेट हो रहा था, सपोज वो येलो कलर का है। तो इस समय पे स्टूडेंट एक रेडिएशन रिलीज होती है। इसी रेडिएशन, ये जो यहाँ पे रिलीज हुई, यही क्या है, मेरी एक्स रेज। क्लियर हो गई बात? तो ये हाई एनर्जी रेडिएशन है और मैं ना इनको, इनका ना भाई पेनिट्रेशन, हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। ठीक है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, इसीलिए मैं इनको ऑब्जेक्ट्स के अंदर भेजकर उनकी स्टडी करती हूँ। ठीक है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरे। तो स्टूडेंट्स एक्सरे क्या होता है, सॉरी अल्फा रे। तो अल्फा रे क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। जैसे कि बच्चे क्या होता है हीलियम के अंदर ना, देखो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है 2, मास नंबर है 4, है ना? हाँ, तो यहाँ से क्या होता है कि जब आप इसके, देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं, जब आप इन इलेक्ट्रॉन को हटा देते हो, निकाल देते हो, तो इसके अंदर +2 चार्ज बचता है। तो भाई इसे कहते हैं हीलियम का न्यूक्लियाई। यही क्या है? हीलियम का न्यूक्लियाई। तो कोई भी बोले हीलियम न्यूक्लियाई तो क्या कहोगे? +2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो भाई ये हीलियम का न्यूक्लियाई होता है अल्फा रेस। और इनकी भी अच्छी पेनिट्रेशन पावर होती है और हाई रेडिएशन होती है। क्लियर है बात? चलो अभी मैं दूसरी बात बताती हूँ, बीटा रे। तो भाई बीटा रे, जैसे हीलियम की रेस कैसी है? पॉजिटिव है। भाई बीटा रे कैसी होती है? नेगेटिव होती है। बस इतनी बात ध्यान रखो। देन वी हैव गामा रेस। तो भाई गामा रेज जो होती है स्टूडेंट्स, ये होती है न्यूट्रल। इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई पार्टिकल नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये जीरो चार्ज वाली होती है। ठीक है, और एक बात और बताती हूँ, पेनिट्रेशन पावर इन तीनों में अगर कोई आपसे कंपेयर करने को बोले तो कैसे बोलोगे? तो आप बोलोगे अल्फा, बीटा और गामा में सबसे ज्यादा गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। तो स्टूडेंट्स आई थिंक समझ में आ गया होगा। प्लीज यार रिवाइज कर लेना इस लेक्चर को, कल की क्लास में आगे पढ़ाऊंगी कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स आए। कि अब देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर तो कर लिए, बट ये एटम के अंदर पाए कहाँ जाते हैं ये तो बताओ। तो उसके लिए एक अलग एक्सपेरिमेंट्स किए कुछ साइंटिस्ट ने, वहां से आपको और क्लैरिटी आएगी। तो कल हम वो पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइज, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।